अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं नावल का सीज़न 3 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगी हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये वाला जो सीज़न है वो अभी कंटिन्यूस है, यानी कि अभी ये राइटर ये वाला सीज़न लिख रही है। तो जैसे जैसे राइटर एपिसोड देगी तो उस हिसाब से मैं भी फिर एपिसोड अपलोड कर दिया करूँगी। तो आपको पता है कि राइटर एक नावल या एक सीज़न को काफ़ी देर से ख़त्म करती है, तो फिर हम उसके वेट में बैठे तो नहीं रह सकते। तो इसलिए भी मैं इसके साथ एक और नावल स्टार्ट करूँगी। मैं इन दोनों की अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दूँगी और जिसने फिर जो नावल पढ़ना है उस प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे जाए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आराम से वो नावल उधर पढ़ सकता है। तो इस नावल के साथ ही आज मैं एक और नावल भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूँगी। फिलहाल हम चलते हैं इस नावल के सीज़न 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो चलिए आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौसम आज कुछ ज़्यादा ही सर्द था, लेकिन हर चीज़ से बेनियाज वो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठा अपनी सोचों में गुम था। तेज हवा से उसके बाल बिखर रहे थे, जबकि सबस आंखें खैर मेरे नुक्ते पर जमी हुई थी। अब तक की गुजरी यूनिवर्सिटी लाइफ में उसे पहली बार किसी प्रोफेसर का गुस्सा सहना पड़ा था। वो एक नहायत ही काबिल स्टूडेंट था, अपने सारे काम वो बहुत ही जिम्मेदार से करता था, लेकिन जब से होरम यहाँ पर आई थी तब से वो अपने हर काम में बहुत ही लापरवाही दिखाने लग गया था। हर साल अपने फारग दिनों में वो गाँव जाता था सिर्फ होरम की वजह से, ताकि उससे मुलाकात हो सके, वो उसके साथ वक्त गुजार सके। जबकि ये और बात थी कि उसे वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि इस माहौल में रहने से वो बीमार पड़ जाता था। उसे ऐसी जगह पर रहने की आदत जो नहीं थी। उसने अब तक की सारी जिंदगी न्यूयॉर्क जैसे शहर में गुजारी थी और उसके माँ बाप ने उसे बहुत ही नाजुक से पाला था। कैसी आदत होती उसे इस माहौल की। लेकिन इस बार अपनी मुसरूफियत की वजह से वो गाँव नहीं जा सका, और शायद ये उसकी खुशकिस्मती ही थी जो फिर भी उसकी खुरम उससे मुलाकात हो गई। मुतसिम अपने काम की वजह से शहर के साथ ही यहाँ पर आया था, जिसकी वजह से वो खुरम अजमीर और अजमीर को भी अपने साथ ले आया था। बाकी बच्चे हवेली में ही मौजूद थे, क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप के बगैर रहने की आदत नहीं थी। जब से खुरम आई थी तब से ही वो सब कुछ भूल गया था। हर काम जिम्मेदार से करने वाला इर्तजा अपनी पढ़ाई के मामले में लापरवाह हो गया था, जिसकी वजह से आज प्रोफेसर से उसे अच्छी खासी डांट सुनने को मिले थे। उसे गुस्सा आ रहा था। आता उसके माँ बाप ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी तो फिर कोई और कैसे कर सकता था। लेकिन अपने गुस्से को उसने काबू ही किया रखा, क्योंकि उसे पता था गलती उसकी अपनी थी। इर्तजा उसे सबस आंखें उठाकर सामने खड़े हुए जैक को देखा, जो हंसते हुए उसे देख रहा था। आज प्रोफेसर सामने तुम्हारी बहुत ही तारीफ की। उसका अंदाज दिलाने वाला था। ऐसा पहली बार ही तो हुआ था कि इर्तजा ने कोई लापरवाही दिखाई थी, तो फिर वो क्यों इस मौके को फायदा उठाकर उसे न छेड़ता। व्हाट्स द प्रॉब्लम, उसने दांत पीसते हुए कहा। कुछ नहीं, वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि खुरम कौन है। उसकी बात सुनकर वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और उसे उससे पहले कि इर्तजा उसे कोई अच्छा सबक सिखा पाता, इन दोनों के दरमियान जारून आ गया। इर्तजा छोड़, इस कमीने को बकवास कर रहा है। इर्तजा को पकड़कर वो उसे दूर लेकर जाने लगा। उसे अपने अल्फाज उर्दू में कहते, यकीनन जैक को वो समझ नहीं आते। छोड़ मुझे, उसने झटका देकर वापस जैक की तरफ बढ़ा, जबकि जारून जल्दी से उसके करीब आया। अगर इर्तजा उसे मारने लग जाता तो उसके लिए एक बड़ा मसला बन जाना था, लेकिन गुस्से में वह बंदा किसी की सुनता गायब था। इर्तजा, हुरम आई है, उसे अपने करीब आता देखकर जैक ने वहां से भाग गया था, लेकिन इर्तजा उसके पीछे नहीं गया था, क्योंकि जारून के अल्फाज उसके कदम रोक चुके थे। हुरम यहाँ पर आई है? हाँ, ड्राइवर के साथ तुझे लेने के लिए आई है, इसलिए ये मामला यहीं पर खत्म कर और घर जा, वो बाहर इंतजार कर रही है। उसके कहने पर गहरा सांस लेकर उसने वहां पर रखा, अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ चला गया, जहां पर बाहर निकलते ही गुस्सा दिलाने के लिए एक और मंजिल उसका मुंतजिर था। तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन ये तो तुमने बताया नहीं कि इर्तिजा तुम्हारा क्या लगता है। हसाम उसके सामने बैठा हुआ मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो मेरे चाचू हैं, उसने अपने डिम्पल्स की भरपूर नुमाइश करते हुए उसे बताया, जिस पर हंसते हुए हसाम ने उसका गाल खींचा। उसे ज्यादा की इर्तिजा की बर्दाश्त की हद नहीं थी। होर, उसकी आवाज सुनकर होरम उसकी तरफ देखने लगी। वो बहुत ही प्यारी थी, खूबसूरती में तो वो अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे थे। वो हद से ज्यादा क्यूट, और उसके फूले फूले गाल उसकी क्यूटनेस में मजीद इजाफा करते थे। इस वक्त भी रेड कलर की फ्रॉक पहने वो कोई चलती फिरती गुड़िया लग रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको लेने आई थी इर्तिजा, उसने ऐसे बताया जैसे गाड़ी तो वो खुद वहीं ड्राइव कर कर आई थी। गाड़ी में बैठो, उसका लहजा सहज देखकर वो बिना कुछ किए हुए गाड़ी में बैठ गई, और उसके जाते ही वो घूर कर हसाम को देखने लगा। बहुत क्यूट है ये। वैसे उसने बताया तुम उसके चाचू हो। बड़बड़ाती रहती है, उसकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और अपने हाथ उससे दूरी रखो। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें कभी उसे छूते हुए देखा तो तुम्हारा हाथ तोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा। अपनी बात कहकर वहां से चला गया, जबकि हसाम ये समझने की कोशिश करने लगा कि उसने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से इर्तिजा को इतना गुस्सा आ गया।
यहाँ क्या कर रही थी तुम? घर में बैठे ही उसने अपने बराबर बैठी हुरम को देते हुए गुस्से से कहा, मैं आपको लेने आई थी इर्तिजा, मैंने कहा था तुमसे, और अगर तुम यहाँ पर आई भी थी तो घर में भी बैठी रहती, बाहर निकलने की क्या जरूरत है? उसके कहने पर हुरम मुंह बसोर कर उसको देखने लग गए। इतनी जिद करके तो उससे हिफ्सा से यहाँ पर आने की इजाजत ली थी और अब ये बंदा उसे डांट रहा था। आप मुझे डांट रही हैं? हाँ, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। उसका हाथ पकड़कर इर्तिजा ने अपने करीब किया, उसका गाल रगड़ने लगा जैसे उस पर से हसाम का लम्स मिटाना चाह रहा, जबकि उसकी हरकत के बायस हुरम का सूरा गाल मजीद सुर हो चुका था। इर्तिजा, मुझे दर्द हो रहा है। उसने अपना छोटा सा नाजुक हाथ इर्तिजा के मजबूत हाथ पर रखा, जबकि उसका लहजा भीगा हुआ था। उसका भीगा हुआ लहजा देख ही तो उसको गुस्सा उतरा था। हूर, अगर कोई तुम्हें हाथ लगाए तो तुम ऐसे करने दोगी? तो क्या मैं उसे मना करूं? उसने सवालिया नजर से इर्तिजा की तरफ देखा। हाँ, आप ही तो मुझे हाथ लगाते हैं। हूर, मेरी बात अलग है, मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ, लेकिन कोई और इस तरह की हरकत करे तो तुम उसे मना करोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उस शख्स का हाथ मैं बाद में तोड़ूंगा, पहले तो तुम्हारे ये गाल नोच कर फेंक दूंगा जिन्हें हर कोई खींचता रहता है। उसके कहने पर हुरम ने सहम को उसको देखा और अपने दोनों गालों पर हाथ रख लिए, जबकि उसके ऐसे कहने पर इर्तिजा को भी अपने लहजे की सख्ती का अंदाजा हो गया था, इसलिए गहरा सांस लेकर गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। घर आते ही वो सीधा अपने कमरे में गया था और फ्रेश होकर स्टडी रूम में चला गया था। उसे अपना असाइनमेंट बनाना था और वो नहीं चाहता था कि लापरवाही दिखाने से जो डांट उसे आज सुनने को मिली है वो फिर से मिले। उसे काम करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी जब दरवाजा बजने लगा। वो लॉक था, वरना बाहर खड़ा शख्स दरवाजा बजाने के बजाय अंदर आ चुका होता, क्योंकि ये उसका कमरा नहीं था जहां आने के लिए कोई उसे इजाजत लेता। अपनी जगह से खड़े होकर उसे दरवाजा खुला, जहां पर नजरें झुकाने पर उसे वहां पर खड़ी हुरम दिखाई दी। हाथ में टेडी बियर पकड़े वो सर उठाए हुए इर्तिजा को देख रहे थे। हूर, क्या हुआ है? मेरे साथ खेलें? उसका थोड़ा नीचे होते ही वो भाग कर अंदर आ गई थी। उसके अंदर आते ही इर्तिजा ने फिर से दरवाजा लॉक कर दिया, क्योंकि इस वक्त उसे बस पढ़ना था। मैं काम कर रहा हूँ हूर, हम बाद में खेलेंगे। लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गई, यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हें देखकर मैं अपना काम ज्यादा अच्छे से कर सकूंगा। धीमी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाया उसने हुरम की तरफ देखा। आज सारा दिन में वह पहली बार मुस्कुराया था। नहीं, पहले मेरे साथ खेलें। हूर, अगर तुम मुझे तंग करोगी तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। उसका लहजा फिर से सहत हुआ और जाकर वो अपनी पहली वाली जगह पर बैठ गया। जब छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब आई और अपना हाथ उसके घुटने पर आ दिया। प्लीज इर्तिजा चाचू, खेलने ना। उसके कहने पर इर्तिजा ने सबसे अपनी मुठ्ठियां बीच ली। यकीनन वो हवेली के किसी फर्ज से बात कर आए थे, तभी उसे चाचू कह रहे थे। जब उसने बोलना शुरू किया था तब सब ने ही उसे यही सिखाया था कि इर्तिजा उसका चाचू है, इसलिए शुरू शुरू में वो उसे चाचू ही कहते थे। लेकिन इर्तिजा के मना करने पर और टोकने की वजह से उसकी आदत छूट गई थी। लेकिन जब भी वो हवेली में रहती या फिर यहाँ पर ही हवेली के किसी अफराद से बात होती तो वो सब उसे यही कहते कि इर्तिजा को चाचू बुलाया करो, क्योंकि बड़ों का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती, और इर्तिजा तो उससे उम्र में भी काफी बड़ा था। किससे बात कर आई हो? गहरा सांस लेकर उसे टेबल पर रखा हुआ पेन दूर उछाला। दादी साइंस से। होर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे चाचू मत बुलाया करो, मुझे सिर्फ इर्तिजा बुलाया करो। ठीक है, फिर अब हम खेलें, हम बाद में खेलेंगे। अगर आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे तो मैं आपको चाचू बुलाऊंगी। होर, उसके लहजे में सहती उतर आई थी जिसे बस समझने से अनजान थी। इर्तिजा चाचू। होर, एक लफ्ज मस्जिद मत कहना। इर्तिजा चाचू, इर्तिजा चाचू, इर्तिजा। उसके कहने पर गुस्से में इर्तिजा का मजबूत हाथ उठा था, जिसकी वजह से वो नाजुक वजूद फासले पर जा गिरा। उसके हाथ में मौजूद टेडी बियर भी दूर जा गिरा था, जबकि इर्तिजा हैरत और सदमे से अपने हाथ को देख रहा था। इतनी बड़ी गलती उसने कैसे कर दी? होर, देखो मेरी तरफ, मेरी बात सुनो। उसके करीब जाकर इतना से उठाया, जो कि रोते हुए उसके हाथ से अपना बाजू छुड़ा रहे थे। उसके चेहरे पर छुपे हुए उंगलियों के निशान देखकर इर्तिजा का दिल चाह रहा था कि अपना हाथ काट ले। छोड़ो मुझे। उसके रोने पर इर्तिजा ने उसका हाथ छोड़ दिया, जिसके छोड़ते ही दरवाजा खोलने लगी थी, लेकिन लॉक काफी ऊपर था, वह वहां तक उसका हाथ नहीं जाता था। हुर, मेरी बात सुनो। उसके करीब जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था, लेकिन वो रोते हुए अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाई जा रही थी, जैसा ऐसे करने से तो उसका हाथ लंबा हो जाएगा और लाख खुल जाएगा। दरवाजा खोलें। हुर, खोलें। उससे रोने में मजीद शिद्दत आई थी, जिसे देखकर इर्तिजा ने दरवाजा खोल दिया। उसके ऐसा करते ही वो भागकर बाहर चले गए। ये बात अब उसने सारे घर में बतानी थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इसके लिए तो बस यही बात अहम थी कि हुरम उससे नाराज हुई थी और उसने हुरम पर हाथ उठाया था। वो आजकल उस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती करने लगा था। अनजाने में उसे कितनी तकलीफ देने लगा था, जिसके बाद वो खुद भी अजियत में ही रहता था। वो खुद भी नहीं जानता था कि हुरम के मामले में उसे क्या हो जाता था। हुरम के मामले में वो काफी जुनूनी था, उसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। गुस्से से उसने सर पर पड़ा हुआ
वाज उठाकर जोर से जमीन पर फेंका। तेज आवाज के साथ वो कीमती वाज टुकड़ों में बट गया। अपने बालों पर हाथ फेंका। उसने गहरा सांस लिया। हुर्रम नाराज थी और जब तक वो नाराज रहती तब तक इर्तिजा ने कोई काम ठीक से नहीं कर पाना था। सारा सामान उठाकर उसने तरफ रखा और गहरा सांस लेकर वहीं पर बैठ गया। मैं कैसे उस पर हाथ उठा सकता हूँ, वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगा जब उसके कान में हिफ्सा की आवाज पड़ी। इर्तिजा। नजरें उठाकर उसने सामने खड़ी हिफ्सा को देखा जो हफ्की से उसे देखे थे। हुर्रम पर हाथ उठाया है तुमने? हाँ। किस लिए इर्तिजा? पता है तुम्हें कितना रो रही थी? अभी उसने ये बात सिर्फ मुझे बताई है। तुम खुद सोचो अगर हवेली के किसी फर्द को ये बात पता चल गई तो मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो आप उसे भी समझाए ना, जब मैं उसे एक बात मना कर चुका हूँ तो फिर क्यों वही काम कर दिया? उसका लहजा तेज हुआ। क्या कर दिया है उसने? हिफ्जा के कहने पर उसने जब से आंखें बंद कर ली। वो मुझे चाचू क्यों बुला दिया? जो रिश्ता है वही बुलाएगी ना। मेरा उससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है माँ। बेहतर है आप उसे समझा दे, वरना उसकी इस हरकत पर मैं उसे दोबारा उस पर हाथ उठाने से गुरेज नहीं करूंगा। अपनी जगह से उठकर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से चला गया था, जिस पर हिफ्सा गहरा सांस लेकर रह गए थे। इर्तिजा जिद्दी था। उसे जिद्दी बनाने वाले उसके माँ बाप ही थे, लेकिन आज तक उसने ऐसा रवैया कभी नहीं अपनाया था जैसा वो हुर्रम को देखकर अपनाता था। हिफ्जा उसके रवैये को समझ नहीं पाती और जो चीज समझ में नहीं आती वो उसे समझना नहीं चाहती थी, और जो चीज समझ में आती उसे समझना नहीं चाहती थे। इर्तिजा और हुर्रम का रिश्ता अलग था। इर्तिजा हुर्रम के मामले में कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकता था जो वो सोचती थी। उसे ये सब चीजें अपना वहम लगती थी, लेकिन इर्तिजा हर बार कुछ ऐसा कर देता कि वो फिर से इस मामले के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती। कमरे में दाखिल होते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसकी बेडशीट खराब और थी, जबकि स्टडी टेबल पर रखा हुआ सामान भी बेतरतीब था। ये काम हुर्रम ही कर सकती थी। जब भी इर्तिजा उस पर गुस्सा करता या उसे डांटता था तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से जितना हो सके उसके कमरे का हुलिया बिगाड़ देते थे, क्योंकि इर्तिजा की फैली चीजें सहज चिढ़ थी। लेकिन हुर्रम एक वाहिद हस्ती थी जिसकी उसके हरकत पर उसे आज तक गुस्सा नहीं आया था। उसे ढूंढते ढूंढते वह बाहर लॉन में आकर जहाँ पर बैठी वो अपने डैडी के साथ ही खेल रहे थे, जबकि उसके करीब मजीद खिलौने बिखरे हुए थे। हुर। उसकी आवाज सुनकर हुरैम ने आंखें छोटी करके उसको देखा और भागकर अंदर जाने लगे, जबकि इर्तिजा उसके बात करने का इरादा नहीं था, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले इर्तिजा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच चुका था। सोडी, नाराज ना हो तुम मुझसे? उसकी बात का हुरैम ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, जिस पर वो खुद ही मजीद बात करने लगा। होना भी चाहिए, मैंने गलती किया, तुमने भी तो थप्पड़ मार सकती हो। ये और बात है कि तुम्हारे छोटे छोटे हाथों के थप्पड़ का कभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके छोटे गुलाबी हाथों को देखकर बेसाता हंसा, जिस पर हुरैम मजीद नाराजगी से उसको देखने लगे। छोड़े मेरा हाथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाया हूँ। लेकिन तुम तो नाराज हो। उसने अपने हाथ में पकड़ा बैग सामने रखा, उसमें से एक गुड़िया निकाली। ये डॉल मैं आशा को दे दूंगा क्योंकि तुम तो नाराज हो। उसने गुड़िया के सामने की, जिस पर हुरैम गुस्से से इस गुड़िया को देखने लगे। जब इर्तिजा ने बैग से मजीद चीजें निकालकर उसके सामने रखी। ये चीजें अलमीर और अजमी को दे दूंगा क्योंकि तुम तो नाराज हो ना मुझसे। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। उसने ललचाई नजर से चीजों की तरफ देखा, उन सबको वापस बैग में भर कर गुड़िया समेत अपने करीब कर लिया। सच में? हाँ। उसके कहने पर इर्तिजा ने मुस्कुराते हुए बैग हाथ में पकड़ा और डॉल उसको थमाकर उसे अपनी गोद में उठाए हुए अंदर की तरफ ले गया। हिफ्जा दादो और इर्तिजा की स्पेलिंग क्या होती है? हुरम की आवाज सुनकर हिफ्जा ने किताब से नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, जो हाथ में गुलाबी रंग का कार्ड पकड़े हुए खड़े थे। तुम क्या करोगी जानकर? इर्तिजा ने बताया कल उनकी बर्थडे है तो मैं उनके लिए वो कार्ड बना रही हूँ, लेकिन मुझे इर्तिजा की स्पेलिंग ठीक से नहीं आती। अच्छा लाओ मैं लिख देती हूँ। हिफ्जा ने उसकी जानब हाथ बढ़ाया, जिस पर वो अपना सर नफी में हिलाने लगे। नहीं, मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया है, अगर आप लिखेंगी तो राइटिंग चेंज हो जाएगी। उसके कहने पर हिफ्जा ने मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब बिठाया और उसे इर्तिजा के नाम की स्पेलिंग बताने लगे। नाम लिखवा कर वो कार्ड कमरे में लेकर आई और वहां पर रखा हुआ अपना छोटा सा लाल रंग का बैग उठाया, जिसमें उसके कलर्स, स्टिकर्स और इस तरह की कई चीजें मौजूद थे। आया ने उसका पूरा बैग तैयार करके भेजा था। अपने बैग से दिल और बारबी वाले स्टिकर्स निकालकर वो कार्ड पर लगाने लगे, लेकिन फिर रुके। इर्तिजा तो लड़का था, फिर उसे बारबी वाले स्टिकर्स क्यों अच्छे लगते? इसके लिए तो लड़कों वाले स्टिकर्स लगाने चाहिए। वो अपनी जगह से उठकर वो जल्दी से बाहर भागी, जहाँ थोड़ा ढूंढने के बाद अलमीर और अजमीर से ड्राइंग रूम में कलर करते हुए मिल गए। अलमीर, तुम्हारे बैन 10 वाले स्टिकर्स चाहिए। क्यों, तुम्हें भी वो अच्छे लगने लग गए हैं? नहीं, मैं इर्तिजा के लिए ले रही हूँ। इर्तिजा को वो अच्छे नहीं लगेंगे हुरम? हुरम के मुंह से इर्तिजा सुनकर वो दोनों भी उसे नाम से ही मुहादब करते थे।
तुम दे रहे हो या नहीं। उसके कहने पर अलमीर ने अपने बॉक्स में से स्टिकर्स निकाल कर उसे दे दिए, जिसे पकड़ कर वो खुशी से वापस कमरे की तरफ भागी और उसे कार पर चिपका दिया। अलमीर और अजमीर हिफ्सा के बराबर वाले कमरे में सोते थे ताकि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो आराम से उसे बुला सकें, जबकि हुरम हिफ्सा के पास ही सोते थे। इस वक्त भी वह नींद से बेदार हुई, लेकिन रोज की तरह हिफ्सा उसके बराबर नहीं थी। उसकी नींद से बड़ी हुई आंखें खोलकर अपने आप को देखा। इस वक्त उसने व्हाइट कलर का नाइट सूट पहना हुआ था जिस पर प्रिंसेस बने हुए थे, जबकि बाल ढीली पौने में क्या थे। अब होशा हवास बहाल होते उसने जल्दी से साइड टेबल की तरफ देखा, जहां पर कल से उसने इर्तिजा के लिए बनाया हुआ कार्ड रखा हुआ था, वो अभी तक वहीं पर पड़ा था। कम्बल अपने ऊपर से हटाकर उसने कार्ड पकड़ा और उठकर कमरे से बाहर चले गए। उसने इर्तिजा को बर्थडे विश जो करना था। वाओ, क्या ये मेरी है? उसने हैरत से अपने सामने खड़ी हुई चमचमाती हुई ब्लैक टेक्सला को देखते हुए कहा, हाँ, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। एहसान की बात सुनते वो खुशी से उनके गले लग गया, जबकि दूर खड़ी होरम अपने हाथ में पकड़ा कार्ड लिए मुंह बनाती वापस चले गई। इर्तिजा को इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया, अब भला उसे होरम के कार्ड की क्या जरूरत है। वो वापस कमरे की तरफ जाने लगे जब उसने पीछे से इर्तिजा की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने मुड़कर देखा जहाँ पर खड़ा इर्तिजा उसे देख रहा था, और वहां उसे खड़ा देखकर उसने अपना हाथ जल्दी से पीछे कर लिया। तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, इर्तिजा ने उसके सामने बैठकर कहा, जिस पर उसने अपनी नजरें झुका ली। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, दिखाओ। उसका हाथ खुद ही सामने करते इर्तिजा ने उसके हाथ में पकड़ा कार्ड ले लिया। उसको देखते ही लबों पर बेसाता मुस्कुराहट फैल गई। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? आपको अच्छा लगा? हाँ, पर तुम बताओ, क्या ये वाकई मेरे लिए है? उसके कहने पर होरम ने अपना सर हाँ में हिलाया। तो फिर मुझे दिया क्यों नहीं? आपको इतनी बड़ी गाड़ी मिल गई तो मुझे लगा आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने हाथों को खोलकर उसको बताने लगे कि उसे कितनी बड़ी गाड़ी मिल गई थी। हाँ, मुझे गाड़ी मिल गई है, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारा तोहफा मुझे पसंद नहीं आएगा। ये तो बेस्ट गिफ्ट है, मुझे बहुत ही पसंद आया। गाड़ी से भी ज्यादा? हाँ बिल्कुल, गाड़ी से भी ज्यादा। उसके कहने पर खुशी से खिलखिलाई। इर्तिजा को उसका ड्राइवर कार्ड जो पसंद आ गया था, वो खुर्रम शाह का तोहफा था। इर्तिजा अफंदी को वो कैसे पसंद नहीं आता। 22 साल बाद हैरत में बेचैनी से उस सड़क पर पड़े उसके खून में लथपथ वजूद को देख रहा था। उसे क्या करना चाहिए था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जहन बंद हो चुका है। हवास बहाल होते ही वो भागते हुए उसके करीब आया और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे होश दिलाने लगा। आइजल उठो। उसका गला थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब कुछ बेसुध था। उसका दिल घबरा रहा था। पहली बार उसे इस तरह के हालात का सामना किया था। उसे क्या करना चाहिए था उसे नहीं पता था। ज़हन पर इस वक्त बस एक ही चीज सवार थी कि आइजल शाह इस हाथ में उसकी वजह से थे। शाह हवेली में हर तरफ शोर मचा हुआ था, जबकि पूरे घर को हर तरफ से सजाया जा रहा था, क्योंकि आज जन्नत आलम शाह की 19वीं सालगिरह थी। उस शोर शराबे में मजीद शोर जन्नत की चीख ने किया। हुरम रुको। गाड़ी से उतरते वो भागते हुए उसके पीछे गई थी, जो उससे पहले गाड़ी से उतरकर अंदर भाग गए थे, क्योंकि जानती थी सफर में जन्नत ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था। लेकिन घर पहुंचने के बाद उसकी खैर नहीं थी, और रास्ते में भी जन्नत ने अपना गुस्सा किस तरह जब्त किया था ये सिर्फ वही जानते थे। फूफो जान, इसमें गुस्सा वाली क्या बात है? उसके भागते हुए चिरागा कहा, ताकि जन्नत को उसकी बात ठीक से समझ आ जाए। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। भागते हुए वो दोनों अंदर दाल हुई, जहाँ पर जरियाम खड़ा हुआ था। उसे देते ही होराम उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसका सुकून बड़ा सांस लिया, क्योंकि जरियाम के होते हुए तो जन्नत उसका कुछ नहीं कर सकते थे। बाबा साईं बचा लें, फूफो जान तो मुझे मारने पर तुली हुई है। सब उसे जन्नत ही बुलाते थे, बस एक होरम थी जो उसे छेड़ने की खातिर फुफ्फो जान बुलाते थे। आराम से, क्या हो गया है? उसे जन्नत के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखा, जो घूरते हुए उसके पीछे खड़ी होरम को देखे थे। लाला, इसने मेरी सारी दोस्तों को ये बात बता दी है कि मैं उसकी फुफ्फो हूँ, तो इसमें गलत क्या है जन्नत? वो सब मुझे तंग कर रही है, मेरा मजाक बना रही है कि फुफ्फो से बड़ी तो भतीजी है, और ऊपर से हर जगह पर मेरा नाम जन्नत फुफ्फो के नाम से मशहूर हो चुका है। उसके कहने पर जरियाम ने मुस्कुराहट दबाकर अपने पीछे खड़ी हुराम को देखा। जिस आप भी हंस ले, मुझे बात ही नहीं करनी है। वो हफ्के से कहते हुए जाने लगे, जब जरियाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। जन्नत, नाराज मत हो। हाँ जन्नत, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? शुक्र करो उसने तुम्हें कोई रिश्ता दे दिया, वरना हम सब जानते हैं आलम दादा को तुम कचरे के ढेर पर मिली थी। वहीं पर बैठे अलमी की बात सुनकर वो आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। हाँ बिल्कुल, और इसी कचरे के ढेर पर तुम और तुम्हारा बाइक कचरा रहे थे, इसलिए बाबा साईं तुम दोनों को भी ले आए। उसके कहने पर सैंडविच खाते हुए अजमीर ने मुंह बिगाड़ा। मैंने थोड़ी भी कुछ कहा है जन्नत, जो तुम मुझे भी इसी तरह घसीट रही हो? घसीटना पड़ता है, यही तुम्हारा 20 जो है। उसके कहने पर अजमीर ने मुंह बनाकर पूरा सैंडविच एक साथ ही मुंह में रख लिया।
अलमीर की वजह से उसे भी हमेशा कुछ ना कुछ सुनना पड़ता था। गाड़ में दाल होते ही उसे अपना कोट उठाकर टाई ढीली की और तेज तेज कदम उठाता अपने कमरे में चला गया। आज जो चीज गैर मामूली थी वो थी हुरम की मौजूदगी, क्योंकि जब से हुरम यहाँ पर आई थी घर में दाल होती उसे सबसे पहले हुरम का चेहरा देखने को मिलता था, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं थी और ये बात इर्तिजा को बेचैन कर दी। अपना कोट और सामान उसने कमरे में रखा और हुरम के कमरे की तरफ चला गया। वहां से उसका सामान गायब था, जिसका एक ही मतलब था कि वो पाकिस्तान जा चुकी थी। माथे पर बाल डाले वो तेज तेज कदम उठाता हिफ्सा के कमरे की तरफ गया। तुम कब आए इर्तिजा? उसे देते ही हिफ्सा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। हूर कहाँ है माम? वो पाकिस्तान चली गई है। बताया तो था तुम्हें कि एहसान ने उसकी फ्लाइट पहले से बुक करवा दी थी। अपने काम की वजह से वो ज्यादा पाकिस्तान नहीं जा पाता था, लेकिन हर छुट्टी में सब बच्चे यहाँ पर जरूर आ जाते थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि हुरम मुझसे मुलाकात किए बिना चले गए थे। मुझे बताया भी नहीं। वो मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकती है? कॉल की थी तुम्हें, तुमने शायद देखी नहीं। हिफ्जा की बात सुनकर गुस्से से बड़बड़ाते उसके कमरे से निकलकर चला गया और हुरम यहाँ नहीं थी। उसके लिए उसका सारा मूड खराब हो चुका था। उसने वार्डरोब से ब्लैक कलर की कमीज शिवाने कागज जेब तन की और बालों का ढीला सा जोड़ा बना लिया, जिसमें अब उसके हल्के हल्के बाल सफेद भी नजर आने नुमाया होने लगे थे। लेकिन आलम शाह के लिए तो वो अभी भी जवान और खूबसूरत थी। उसकी कही ये बात सोचते हुए आयरा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई जब आलम ने उसे पीछे से अपने हाथ सामने ले लिया। अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो जाने आलम? आलम हटे, पहले ही देर हो रही है। उसने शीशे में नजर आते आलम को गुरु का देखा, जिसने खुद भी ब्लैक कलर का कमीज सलवार पहना हुआ था, जबकि बालों में सफेदी छलक रहे थे। कोई देर नहीं हो रही, हमने कौन सा दूसरे शहर जाना है? 2 कदम उठाकर नीचे ही तो जाना है। आलम शाह अपनी हरकतें सुधार लें, ज्यादा नहीं तो अपनी उम्र का ही लिहाज कर ले। क्या लिहाज कर लूं जाने आलम? अभी तो मैं जवान हूँ। आलम की बात सुनकर पर वो बेसाता हंसी। अब कमरे का दरवाजा बजने लगा। आ जाओ। आलम की आवाज पर जन्नती दरवाजा खोलकर अपना चेहरा अंदर किया। उसे देते ही दिलकश मुस्कुराहट आलम के लबों पर बिखर गए। वो आलम शाह की जान थी, जिसे वो जरियाम और अहान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसे बेटी की हवाई थी जो जन्नत ने पूरी काटे थे। और दूसरा, वो दिखने में बिल्कुल आयरा की तरह थी। आंखें, बाल, होंठ, सब कुछ उसने आयरा से ही लिया था। आ जाओ मेरी जान, नीचे चले ना, आप दोनों सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल चलो, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये तुम्हारी माँ ही देर करवा रही है। उसके कहने पर आयरा ने गुड़कस को देखा और उसकी गुड़ी को इग्नोर करके वो जन्नत के साथ ही नीचे चला गया। घर में दाल होते ही वो अपने कमरे में चला गया था और थोड़ी देर बाद तैयार होकर फ्रेश सा बाहर निकला था। अब जिस हस्ती को देखने की बेताबी थी वो थी आइजल शाह, जब पूरे घर में देखने के बाद उसे कहीं पर नहीं मिले थे। हयात, आइजल कहाँ पर है? सब लोग यहीं पर मौजूद थे सिवाय आइजल के, और ऐसे में उसकी गैर मौजूदगी को शामिर को परेशान कर थे। वो स्कूल से वापस नहीं आई? क्या मतलब? वो अभी तक नहीं आए? ड्राइवर याद तो था उसको लेने के लिए। शामिर को कहने लगा और नूर के साथ ही आएगी, हो सकता है इसलिए देर हो गई हो। लेकिन नूर और सीनम भाई तो सुबह ही जा चुकी हैं, आज उनकी फ्लैट थी ना। तो फिर आइजल वहां पर क्या कर रही है? उसे तो आ जाना चाहिए। उसके लहजे में परेशानी दर रही थी। असफंत वही है, मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। यकीनन आइजल उसके साथ होगी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला जब उसके कॉल करने से पहले ही असफंत यार की कॉल आने लगे। उसे मुस्कुराते हुए कॉल पिक की और उसकी बात सुनते हुए शामी की मुस्कुराहट सिमट गई। मामू, आइजल का एक्सीडेंट हो गया, उसने भीगे लहजे में कहा, जबकि उसकी बात सुनकर शामी का तो जैसे सांस ही रुक चुका था। क्या कह रही हो असवंत? क्या हुआ है मेरी बेटी को? उसने चिल्लाकर कहा, जिसे सुनकर आसपास खड़े अफराद उसकी तरफ देखने लगे। मैं उसे ड्राइवर के साथ ही हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, प्लीज आप आ जाएं। उसे हॉस्पिटल का नाम पूछते हुए शामी ने फोन रखा और अपने पास खड़ी हयात को देखा, जो फिक्रमंदी से उसे देख रहे थे। क्या हुआ है? आइजल कहाँ है? उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे जवाब देकर वो तेज तेज कदम उठाता बाहर की तरफ चला गया, जबकि उसकी बात सुनकर बाकी अफराद भी जल्दी से बाहर की तरफ भागे। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही उसे असवंत बाहर मिल गया था, जो रो रहा था। ऐसे वाकई उसके साथ पहली बार पेश आया था और उसका घबराना बनता था। शुक्र था कि ड्राइवर यहाँ पर मौजूद था, इसलिए सब कुछ उसने ही मैनेज किया था। ड्राइवर से पूछकर वो उसकी तरफ ही चला गया था जहाँ पर आइजल इस वक्त मौजूद थे। असवन यार की हालत देखकर उसे दुख हो रहा था, लेकिन इस वक्त असवन यार से ज्यादा अहम उसके लिए अपनी बेटी थे। उसने भीगी आंखों से शामी की पूछ को देखा जब उसे अपने कांधे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा और वहां पर खड़े सरेआम को देखकर रोते हुए उसके गले लगे। असफन, चुप हो जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आइजल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसकी कमर थपथपाते से तसल्ली दी। अगर नूर
اور اسیرم یہاں پر ہوتے تو وہ اتنا گھبرایا ہوا نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ اس نے اکیلے سہا تھا، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی گھبرا رہا تھا۔ اسے لے کر باقی سب بھی اسی طرح چلے گئے جہاں پر شامر گیا تھا۔ شامر کیا ہوا ہے؟ فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ اسیم نے اسے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی، جس پر اس نے بھیگی آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا سائیں، میری آئزل تو بہت ہی معصوم ہے، اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ بالکل، ہماری آئزل معصوم ہے، اسے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تو اس کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں ہوگا، دیکھنا تم، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر شامر نے لب بیچ کر اپنا سر ہلایا۔ جب ڈاکٹر روم سے باہر نکلا، انہیں دیکھتے ہی سب بے چینی سے اس کی طرف اٹھے۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مسٹر شاہ، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کومے میں جا سکتی ہے، ان کی میموری لاس بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ اسی حالت میں مر۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی کہا۔ کچھ نہیں ہوا ہے میری بیٹی کو، ٹھیک کرو اسے۔ اس نے چلاتے ہوئے ڈاکٹر کا کوٹ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا، جس پر ساحر نے جلدی سے اسے کھینچ کر پیچھے کیا اور ڈاکٹر سے معذرت کی۔ شامر کی کیفیت سمجھ کر ڈاکٹر نے اپنا سر ہلایا اور وہاں سے چلے گئے، جس پر وہ بے بسی سے ساحر کی طرف دیکھنے لگا۔ میری آئزل۔ شامر، کچھ نہیں ہوا ہے، آئزل کو ٹھیک ہے، وہ بہت جلد اب ہوش میں آ جائے گا۔ اس نے شامر کو اپنے ساتھ لگایا، جو لب بیچ کر اپنے آنسو کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیات کو کال کر کے کہو کہ آئزل ٹھیک ہے، ورنہ وہ اسی طرح سے پریشان ہوتی رہے گی۔ جلدی جلدی میں صرف گھر کے بڑی ہاسپٹل آتے، یقیناً حویلی میں اس وقت سب بے چینی سے بیٹھے کسی کی کال کا انتظار کرتے، جس میں وہ سب کو آئزل کی ہیلتھ کی خبر دے۔ کال کرو۔ اس کو دوبارہ کہنے پر شامر نے اپنے آنسو صاف کر کے اپنا سر ہلایا اور اپنا موبائل نکالا، جہاں پر حیات کی 12 مس کالز لگے ہوئے تھے۔ جو بات اس نے سنی، یہ بات وہ حیات کو بتانے میں حوصلہ نہیں رہتا تھا، بہتر تھا اسے جھوٹ ہی بول دیا جاتا۔ ویسے بھی اس میں جھوٹ تھا ہی کیا، اسے یقین تھا اس کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، جس کی وجہ سے باہر سے آتی روشنی سے اندھیرے کمرے میں اجالا کیا۔ دروازہ بند کر کے اسیرم نے کمرے کی لائٹ آن کی اور نظر کمرے کے کونے میں بیٹھا اسفند جا پر گئی۔ آئزل کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملتے ہی اسیرم اور نور ارجنٹ فلائٹ سے واپس آ چکے تھے، لیکن واپس آ کر جو چیزیں یہاں دیکھنے کو ملی تھی وہ تھا بدلا ہوا اسفند جا۔ وہ اسیرم اور نور کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھا، پر زیادہ لاڈلا وہ اسیرم کا تھا، جبکہ اس کے برعکس نور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اسفند کو اتنا لاڈ پیار نہ دیا جائے کہ وہ بگڑ جائے، لیکن اسیرم نے کبھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اسفند! اس کی آواز سن کر اسفند جان نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ جب آئزل ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی تب وہ رو رہا تھا، لیکن جب سے اسے آئزل کے کومے میں جانے کی خبر ملی تھی تب سے اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا، اور یہ سب چیزیں اسیرم کو سب کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم نے ابھی تک کسی کو بتایا نہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ اب تک کسی نے اس بارے میں نہیں پوچھا، کیونکہ انہیں تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، پر میں اب جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے اس دن کیا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر اسیرم نے بیڈ پر بٹھایا اور اس خود کے برابر بیٹھ گیا۔ اس دن آئزل گھر آئی تھی نا؟ بتاؤ کیا ہوا تھا اس دن؟ تم نے سارے گارڈز اور سرونٹ کو بھی چھٹی دے دی تھی، کیوں؟ اس کے کہنے پر اسفند جان نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اسفند، بتاؤ مجھے اس دن کیا ہوا تھا؟ بابا، آئزل یہاں پر آئی تھی، وہ میرے ساتھ ہی تھی، پھر اس نے کہا کہ اسے گھر جانا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ ڈرائیور گھر باہر کھڑا ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ باہر چلی گئی اور بس تب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسے نظریں چکا کر ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا دیا، جسے سنتے ہی اسیرم گہرا سانس لے کر آ گیا۔ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا یا پھر جھوٹ۔ گارڈز کو کیوں چھٹی دی تھی تم نے؟ مجھے نہیں پسند ہر وقت میرے سر پر سوار رہتے ہیں، الجھن ہونے لگی تھی مجھے ان کی وجہ سے۔ اس کی بات سن کر اسیرم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ بات اسفند یاد کہہ رہا تھا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خود گارڈ کی ایک فوج اپنے ساتھ لے کر پھرتا تھا۔ اسفند، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے تم نے ابھی مجھ سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ اس کے کہنے پر اسفند جان نے گہرا سانس لے کر اپنا سر ہلایا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا خود کو کچھ کالے۔ آئزل کومے میں جا چکی تھی صرف اس کی وجہ سے، اور اس نے اپنے باپ سے پہلی بار جھوٹ کہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اگر آئزل کو ہوش آ گیا تو کیا ہوگا۔ اس سوچ نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اگر آئزل ہوش میں آ کر گھر والوں کو سب کچھ بتا دیتی تو کیا ہوتا؟ وہ تو شاید اپنے ماں باپ سے کبھی نظریں بھی نہ ملا پاتا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر اسیرم اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جانے لگا، جب اس کے کانوں میں اسفند جان کی آواز پڑی، بابا، آپ چاہتے تھے نا کہ میں تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلا جاؤں؟ اسیرم نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ اس کی خواہش تھی کہ اسفند جان اپنی پڑھائی ابروڈ جا کر حاصل کرے، لیکن اس بات کے لیے وہ کبھی نہیں ماننا تھا، کیونکہ یہاں اس کے باپ کی وجہ سے اسے جو مقام، جو عزت ملتی تھی، اسے لگتا تھا کہ باہر جا کر شاید وہ سب کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ اس بات کو ٹالتا آیا تھا، لیکن آج وہ خود ہی یہ بات کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں۔
असवंत, क्या वाकई सब कुछ ठीक है? हाँ, बस मैं सबके बाद से डर गया हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, इस माहौल से जाना है। उसकी बात समझकर उस सीरियन ने अपना सर हाँ में मिलाया और कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद कब से रुके हुए आंसू टूटकर असवंत जान की आंखों से बहने निकले। कमरे में आकर उसने अपनी वार्डरोब खोली और असवंत जाकर जरूरी सामान निकालने लगा। उसके जाने की तैयारी वो पहले ही कर चुका था, लेकिन असवंत याद के ना कहने पर उसे ये सब कुछ एक कोने में पटा दिया था। लेकिन अब उसकी जरूरत थी, क्योंकि असवंत चार जानना चाहता था। उसीरम, क्या कर रही हैं? वॉशरूम से निकलते उसने हैदर से बेड पर पड़े हुए सामान को देखते हुए कहा। असमत जाने के लिए राजी हो गया। कैसे? और आप उसे जाने का क्यों कह रही हैं? वो इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि उसे अकेला भेजा जाए। उसीरम, वो इस हादसे के बाद से बहुत ही डर गया है। नूर, बिल्कुल वो इस वक्त ठीक हालत में नहीं है, लेकिन उसकी हालत वहां जाकर ही ठीक होगी। मुझ पर भरोसा रखो, मैं उसके लिए कोई भी गलत फैसला नहीं करूंगा। अपनी बात कहकर वो कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद नूर ने दुख से बेड पर पड़े हुए सामान को देखा। वो कैसे अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उस हिरम ये सब कुछ कर रहा था तो यकीनन असवंत या की बेहतरी की वजह से ही कर रहा था। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकते ही वो गाड़ी से उतरा। इस वक्त उसने व्हाइट शर्ट के साथ ही ब्लू जीन्स और ब्लू जैकेट पहने थे और नीली आंखों में संजीदगी छाई हुई थी। गहरा सांस लेकर वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। उसी दर आइजल के रूम में गया जहाँ पर हयात बैठे थे। हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को रुकने की इजाजत ना थी, इसलिए इस वक्त भी वहां पर सिर्फ हयात, शामिर और माहिर मौजूद थे, जबकि बाकी के अफराद नूर के घर पर मौजूद थे। कैसी है ममानी? उसकी संजीदा थी आवाज सुनकर हयात ने होले से अपना सर हिला दिया। मामू कहाँ है? वो माहिर बाइक के साथ किसी जरूरी काम से गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर असफन याद ने अपना सर हिलाया। जब मोबाइल पर आती कॉल देखकर हयात अपनी जगह सुनकर बाहर चले गई। उसके जाते असफन याद की नजरों का मरकज वहां बेड पर लेटी आयजल बन गया, जिसे देखने के लिए वो यहाँ पर आया था। वो 2 हफ्तों से इसी बात पर पड़ी थी। भला किसने सोचा था कभी ऐसा भी कोई दिन देखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मैंने गलत किया आयजल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जा रहा हूँ, वापस कब आऊंगा नहीं जानता, बस जाने से पहले आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें देखना चाहता था। उसने आयजल के बालों में हाथ फेरा, उसका हाथ थाम कर नरमी से उसके हाथ की पूंछ पर अपने लब रख दिया। बंद आंखों से 2 आंसू टूटकर आयजल की गाल पर गिरे, जिन्हें उसने खुद ही नरमी से साफ किया। उससे दूर होकर तेज तेज कदम उठाता बाहर चला गया ताकि आयजल से दूर जा सके, बहुत दूर। वो उसे दूर जाना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके दूर जाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो आयशा शाह की यादें अपने साथ लेकर जा रहा था, जिनसे उसका पीछा अब कभी नहीं छूटना था। चंद साल बाद फजर का वक्त होते ही मामूल के मुताबिक घर के सारे अफराद एक एक करके उठने लगे। जब वो छोटे छोटे कदम उठाती अपने हाथ में छोटी सी कैंची लिए उस सीरम के कमरे की तरफ गए। वो दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा उसके वजूद से टकराई। एसी की कूलिंग ने पूरे कमरे को अच्छा खासा ठंडा किया हुआ था। हंसते हुए उसके करीब जाकर उसको देखने लगी और फिर निचला लब दांतों में दबावे उसकी मूछ का कोना पकड़ा, लेकिन उससे पहले कि उसको काट पाती उस सीरम उसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ले चुका था, जिस पर उसने मुंह बनाकर उसको देखा। दादा साईं, काटने तो देते। दादा की जान ये अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मुझे मजा आता है। उसे उस सिरम की बड़ी बड़ी मूछें कभी भी पसंद नहीं आती। मूछें तो आलम और जरियाम की भी थी, पर वो इतनी बड़ी नहीं थी। पता है मेरा चंदा, जब पहले तुमने ये हरकत की थी तब तुम्हारे आलम दादा ने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। तुम चाहती वो फिर से ऐसा करें? उसके कहने पर आयजा ने जल्दी से अपना सर नफी में हिलाया, जिसको देखते उसने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। यूनिवर्सिटी से आते ही वो सीधा अपने कमरे में गई थी और फ्रेश होते ही किताबें खोलकर बैठ गई। जब थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा बजा, उसने मुसरूफियत बड़े अंदाज में बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाजत दी और इजाजत मिलते ही बाहर खड़ा सलार कमरे में आ गया। उसने नजरें उठाकर उसको देखा, जहाँ पर वो मुतमिन सा खड़ा मुस्कुराते हुए उसको देख रहा था। दिखने में वो अपने बाप की तरह था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो उसीम से मुशाबत रखता था। बिखरे बाल, गंदी रंगत और चेहरे का हर नक्श उसे अपने दादा से चुराया था। वो 21 साल का था, लेकिन उसका वर्दशी वजूद उसे अपनी उम्र से बड़ा बनाता था। उसके ऊपर उसके सख्त लहजे की वजह से लोग उसे कम ही बात करते थे। घर वालों के अलावा उसे खुद भी किसी के साथ ज्यादा फ्रैंक होना पसंद नहीं था। वो जन्नत से 1 साल छोटा था, लेकिन 4-5 साल बड़ा लगता था। अगर कहा जाए कि वो शाह हवेली का जिद्दी बंदा था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब वो अपनी जिद पर आता था तो किसी की नहीं सुनता था। क्या हो रहा है जन्नत? कुछ नहीं, पढ़ाई हो रही है। तुम्हें क्या चाहिए? हर वक्त पढ़ती रहती हो, कभी तो इन किताबों की जान छोड़ दिया करें। उसने जन्नत के पास बिखरी किताबों को देखते हुए कहा। उसकी पहली मोहब्बत उसके घर वाले थे और घर वालों के अलावा जन्नत शाह की दूसरी मोहब्बत उसकी पढ़ाई थी। उसे पढ़ाई का बेहद शौक था। उसका MBBS का 3rd ईयर चल रहा था।
جب سے اسے ایڈمیشن ہوا تھا تب سے تو اس کی زندگی جیسے کتابوں سے شروع ہو کر کتابوں پر ختم ہو جاتی تھی۔ سالار، تم جانتے ہو نا جب پڑھائی کرتے وقت مجھے کوئی تنگ کرے تو مجھے کتنا برا لگتا ہے، اس لیے میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو اور جا کر اپنا کوئی کام کرو۔ میرے ساتھ باہر چلیں، ہم باہر جائیں گے، تھوڑی شاپنگ کریں گے اور پھر گھوم پھر کر ڈنر کر کے واپس آ جائیں گے۔ سالار، مجھے پڑھنا ہے۔ اس کے کہنے پر گہرا سانس لے کر وہ کمرے سے چلا گیا، جبکہ نظر باہر کرے نور پر گئی جو اسے دیتے ہی مسکرا اٹھی۔ پڑھائی کی وجہ سے حویلی کے سارے بچے مختلف جگہوں پر رہتے تھے۔ سالار اور جنت لاہور نور کے پاس ازمیر، منت اور میرال اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے، اس لیے وہ حویلی بھی پائے جاتے تھے، جبکہ المیر ترکی میں رہتا تھا جہاں اس وقت وہ سائر کے ساتھ ایک نئے پروجیکٹ پر کام کرا تھا۔ آفس کے کاموں میں اسے ہمیشہ سے دلچسپی تھی، اس لیے کم عمر میں ہی اس نے اپنے آفس جانا شروع کر دیتا اور اب اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ آفس کا کام بھی بڑے آرام سے سر انجام دے رہا تھا۔ اس کا BA کا لاسٹ ایئر چل رہا تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ ازمیر بھی اس کے ساتھ ہی پڑھتا، لیکن اسے پڑھائی سے کوئی اتنی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے لاہور کی یونیورسٹی سے ہی BA کیا تھا اور اسمان جار آسٹریلیا میں رہتا تھا۔ ان سب کے علاوہ خورم رہتی تھی نیو یارک میں۔ کچھ زریم کی خواہش تھی تو کچھ اینا کا اصرار، جسے دیکھ کر زریم نے اسے وہاں پر بھیج دیا اور انہیں اپنے اس فیصلے پر ہمیشہ مطمئن رہتا تھا، کیونکہ وہاں پر اینا تھی جو اپنی فیملی کے ساتھ حفظہ اور احسان کے ساتھ ہی شفٹ ہو چکی تھی۔ اس کے وہاں پر موجودگی زریم کی ہر فکر بلا دیتے تھے۔ متسم کا ارادہ تھا کہ سارے بچے ایک جگہ پر رہتے، لیکن ہر کسی کی اپنی مرضی تھی، جسے دیکھ کر اس نے کوئی بھی اصرار نہیں کیا تھا، کیونکہ سب اپنوں کے درمیان میں ہی رہتے تھے۔ جنت نے کمرے سے نکال دیا، نہیں ہے، نکالا تو نہیں ہے پھپھو سائیں، لیکن اگر تھوڑی دیر مزید اندر رہتا تو ہو سکتا تھا نکال دیتے۔ وہ پڑھ رہی ہیں نا سالار، تم جانتے ہو نا اسے نہیں پسند کوئی اسے پڑھتے وقت ڈسٹرب کرے، وہ تو ہر وقت ہی پڑھتی رہتی ہے پھپھو سائیں، کبھی کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزار لیا کرے۔ تم موڈ خراب مت کرو، میں نے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے، فریج میں رکھی ہے، جا کر کھا لو اور حیا سے بھی بات کر لینا۔ جی کر لوں گا۔ اس نے ہولے سے اپنا ساڑی لایا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ کچن میں دال ہوتے ہی وہ موڈ خراب کے ساتھ وہاں پر گیا تھا۔ اگر اسے کبھی کسی چیز پر غصہ آتا تھا تو وہ تھا جنت کے اگنور کرنے پر۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا تھا اس کی ان کتابوں کو آگ لگا دے جن کی وجہ سے اسے اگنور کرتی ہے، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جنت کے لیے اس کی کتابیں کیا اہمیت رہتی تھی وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ذہن میں خیال آتے اس نے دراز میں سے چھری نکالی اور اگلی لمحے اپنے ہاتھ پر پھیر لی، خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔ نازیہ، اس کے چلانے کی آواز پر باہر کام کرتی نازیہ بھاگ کر آئی تھی اور پہلی نظر اس کے ہاتھ سے بہتے خون پر گئے۔ سالار صاحب، آپ کا تو خون بہہ رہا ہے۔ ہاں تو جاؤ جلدی سے جنت بی بی کو بلا کر لاؤ۔ اس کے کہنے پر اپنا سر ہلا کر بھاگتے ہوئے جنت کے کمرے میں گئی۔ اس کے اندازے کے مطابق چند سیکنڈ بعد ہی جنت بھاگتی وہاں پر آ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کے خون سے بڑا ہوا ہاتھ پکڑ کر وہ زخم دیکھنے لگی۔ نازیہ، میرے کمرے میں سائڈ ٹیبل کے درمیان میں ایک باکس رکھا ہوا ہے، اسے لے کر آؤ۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا سر ہلاتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ تمہیں چوٹ کیسے لگی سالار؟ چھری سے۔ اس کی بات سن کر زخم دیتی جنت نے نظر اٹھا اس کو دیکھا جو ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجایا اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ جنت، کیا ہوا ہے؟ نور کے وہاں پر وہ چونکی اس کے پیچھے کچن میں ڈالی ہوئی تھی اور نازیہ کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کا زخم صاف کرنے لگے۔ کچھ نہیں ہوا پھپھو، بس چھری سے ہلکا سا کٹ لگ گیا۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر سلانے سے مطمئن کرنا چاہا، لیکن تم چھری کا کیا کر رہے تھے؟ جنت کی سنجیدہ آواز پر وہ نور سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاتھ کاٹ رہا تھا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر نور نے گڑکس کو دیکھا۔ ان دونوں کو ہی اس کی یہ بات مذاق لگ رہی تھی۔ اپنا اچھا جنت، اب ڈسٹرب تو آپ ہو ہی چکی ہیں، تو پھر کیا خیال ہے باہر چلے؟ بینڈیج ہوتے ہی وہ پھر سے اس کی بات پر آ گیا۔ جنت چلی جاؤ، بیچارہ کب سے کہہ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر جنت نے اپنا سر ہولے سے اقرار میں ہلایا۔ اسے دیکھ کر نور مسکراتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پر سالار، تم ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ نہیں کر سکتے؟ میں ایک ہاتھ سے بھی بہت اچھی ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، اب موقع تو دے۔ ایسا لگ رہا تھا تم نے باہر جانے کے لیے ہاتھ جان بوجھ کر کاٹا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا میرے لیے اتنا اہم ہے جو اپنا خون بہا دوں گا؟ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ ہاتھ صاف کر کر آ رہی ہوں، اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کمرے میں اس کی غیر موجودگی کو دیکھ کر وہ باہر چلی گئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آئزل اپنے کمرے میں نہیں تھی، تو اسے باہر لان میں ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ آئزل کی فیورٹ جگہ تھی۔ لان میں جاتی اس کی نظر وہاں پر کھڑی ہوئی آئزل پر پڑی، جو کہ وہاں پر لگے چھوٹے جھولے میں لگی ہوئی اپنے ٹیڈی بیئر کو بٹھائے اسے جھولا جھلا رہے تھے۔ وہ 18 سال کی تھی، لیکن عمر اور قد کے پاس 15-16 سال کی لگتی تھی۔ اس کی پیشانی پر بکھر ہوئے بیبی ہیئر اس کی چہرے پر اس کی معصومیت کو مزید اضافہ کر رہے تھے، جبکہ سلکی بالوں نے پیچھے سے آدھی کمر ڈانپ رکھے تھے۔ وہ 18 سال کی تھی، لیکن اس کا دماغ
बिल्कुल बच्चों की तरह था। ऐसा तब से था जब से वो कोमे से बाहर निकले थे। जब वो होश में आई थी तब वो गुजरी सारी बातें बोल चुकी थी। उसे इसके अलावा उसके दिमाग की सलाहियत भी काफी मुतासर हुई थी। उसे इस तरह देखकर घर में सबकी आंखें भीग जाती थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनकी आयसल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो हवेली में सबकी लाडली थी, लेकिन शामिर की तो उसमें जान बसती थी। उसे खुद आज तक आयशा से तेज सभा में बात की थी और ना ही किसी को करने दिए थे। वो शरारती था, लेकिन उसकी सारी शरारतें तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन आयशल का एक्सीडेंट हुआ था। और अब का शरारती मूड कभी कभी ऑन होता था तो वो अब भी एक नरम हो इंसान, लेकिन बात जब उसकी बेटी पर आती थी तो उसकी सारी नरमी सख्ती में तब्दील हो जाती थी। आयशल, हयात की आवाज सुनकर उसके झूला झुलाते हुए हाथ रुके। चलाओ, खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है, तुम्हारे फेवरेट नूडल्स बनाए हैं। हयात की बात सुनते उसकी सारी भूख जाग उठी। वहां पर रखा अपना टेडी बियर उठाकर वो जल्दी से अंदर भागे, जिस पर हयात मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली गई। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद जन्नत ने अपनी कुछ बुक्स खरीदी और उसके बाद सलाड उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया, जहां पर उसने जन्नत का फेवरेट खाना ऑर्डर किया। लेकिन वो भी उसने बेदिली से खाया था, क्योंकि अपना इतना अहम काम वो सलाड की वजह से छोड़ आए थे। वो जब तक घर जाकर उसे मुकम्मल ना कर पाती, मूड इसी तरह बिगड़ा रहता था, क्योंकि उसके नजदीक उसकी पढ़ाई हमेशा उसकी पहली तरजीह थी। आइसक्रीम खाने चले, रेस्टोरेंट से बाहर निकलते उसने कहा, जिस पर जन्नत ने गुड़को से देखा। सलाड, अब बस, मुझे घर जाना है, तुम नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद चले जाऊंगी। अच्छा ना, गाड़ी चलते हैं, नाराज क्यों हो रही है? वॉलेट जेब में रखते हुए उसने हाथ हमें पेशानी पर बाल डाले। वो अपनी पॉकेट्स चेक करने लगा, जिनमें सिर्फ गाड़ी की चाबियां थी। मैं मोबाइल शायद अंदर ही भूल गया, गाड़ी के पास जाए, मैं 2 मिनट में आया। वो जल्दी से वापस अंदर की तरफ चला गया, जिस पर अपना सर नफी में हिलाती वो गाड़ी की तरफ चली गई, जहाँ पर दूसरी गाड़ी के साथ ही 3 लड़के खड़े थे जो उसके वहां पर आते उसको देख लेंगे। चेहरा मोड़कर वो गाड़ी से टेक लगाई खड़ी हो गई थी जब उसमें से इन लड़कियों की हंसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जब उस पर कोई तबसरा काढ़े हम। जाने मन, उसने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया था। ऐसे लड़कों को हम हमेशा इग्नोर करते थे। अलबत्ता ये दुआ जरूर की थी कि सलार कुछ ऐसा ना सुन ले, वरना फिर उसका दिमाग खराब हो जाना था। चले, उसके करीब आते सलार ने मुस्कुराते हुए कहा, जब नजर दूर खड़ी गाड़ी के करीब खड़े लड़कों पर गए जो वहां पर खड़ी हयात को देख रहे थे। और किस तरह से देख रहे थे ये बात भी वो बाखूबी समझता था। माथे पर बाल डाले वो उनके जानिब बढ़ने लगा, जब जन्नत ने उसका मजबूत बाजू थाम लिया। सलार, चुपचाप गाड़ी में बैठो, उसे घर चलो। उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाकर वो उनकी जानिब बढ़ा। क्या मसला है? क्या मतलब? तुम उन्हें क्यों देख रहे थे? उसके कहने पर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जब उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, अच्छी लगी हमें इसलिए देख रहे थे। उसकी बात सुनकर जन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली। जानती थी अब यकीनन सलार का दिमाग घूम जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जब उसे गुस्सा आता था तब वो सब कुछ भूल जाता था। इस वक्त भी वो अकेला इन तीनों पर भारी था। उनकी लड़ाई देखकर वहां पर खड़े लोग उनके देखने लगे थे, जबकि इस तमाशे से तंग आकर वो जल्दी से उसके करीब गए। जो भी था उन्हें मारने में मसरूफ था। उसका हाथ तो पहले ही जख्मी था, ऊपर से इन सब की वजह से उसका जख्मी हाथ मजीद जख्मी हो चुका था। सलार, छोड़ो उन्हें, आप बस करो। उसने पीछा करना चाहता, जो हर चीज बुलाए उन्हें मारने में मसरूफ था, जबकि उसे इस माहौल से उलझन हो रही। सलार, छोड़ो, उसने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन उसे वहां पर न हटते देखा गुस्से में जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया, जिस पर उसे गहरा सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। जन्नत का थप्पड़ खाकर उसे कोई भी अफसोस नहीं हुआ था। वैसे भी ये कोई पहली बार तो था नहीं जब जन्नत ने उस पर हाथ उठाया था। अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से वो पहले भी जन्नत के हाथ से थप्पड़ खा चुका था, लेकिन उसे कोई भी शिकवा नहीं था, बल्कि उसे खुशी मिलती थी, क्योंकि उसे वो पल बहुत ही खूबसूरत लगते थे जब जन्नत उसे छूती थी, अब चाहे वो किसी भी तरह हो। चलो यहाँ से, बंद करो ये तमाशा, उसने हल्के आवाज में मगर साथ लहजे में कहा, जिस पर उसने हल्के से अपना सर हिलाया और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। और उसके बैठते ही जोरदार लात जमीन पर पड़ी इन तीनों लड़कों को मारकर खुद भी जाकर गाड़ी में बैठ गया। नूर और असीरम इस वक्त अपने कमरे में बैठे थे, जिस पर उसने गहरा शुक्र भरा हुआ सांस लिया। इस वक्त वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। जन्नत तेज तेज कदम उठाती वो अपने कमरे की तरफ जाने लगे, जब उसने अपने पीछे से सलार की आवाज सुनाई दी, जिसे इग्नोर करके वो सीधा अपने कमरे में चली गई। परस टेबल पर रखकर वो स्टडी टेबल पर रखे अपना सामान उठाकर बैग पर ले आई और थोड़ी देर पढ़ने का था, लेकिन सलार की हरकत याद करके पढ़ना ही कहा जा रहा था। उसके ज़हन को झटका पढ़ने की कोशिश की, जब बजते हुए मोबाइल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। उसने साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर देखा, जहाँ पर आयरा की कॉल आ रही थी। गहरा सांस लेकर उसने कॉल पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साईं, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ, खाना खा लिया? जी खा लिया। बाबा साईं कहाँ हैं? कुछ मेहमान आए थे तो बस उन्हीं के पास बैठे हैं। तुम क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। रातों को जाग जाग कर मत पढ़ा करो जन्नत,
جی آپ فکر مت کریں، میں تھوڑی دیر میں سو جاؤں گی۔ اسے چیئر پر اٹھتے ہوئے لٹ کو پیچھے کیا تھا اور آئرہ سے تھوڑی دیر مزید بات کر کے فون رکھ دیا۔ بار بار آتا سلار کا خیال اسے بے چین کرا تھا۔ جانتی تھی اس لڑکے کو اپنی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، وہ اب تک اسے اپنی پٹی بھی تبدیل نہیں کی ہوگی۔ اپنے معاملے میں وہ ہمیشہ سے لاپرواہ تھا۔ دروازہ نوک کر کے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے سلار کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ خیریت جنت؟ اس کی بات کا بنا کوئی بھی جواب دی وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ جب سلار کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے فرسٹ ایڈ باکس پر گئی اور اس کو دیکھتے ہی اس کے یہاں آنے کا مقصد جان چکا تھا۔ ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے شرافت سے ہاتھ آگے کاٹ دیا، جسے تھام کر اس کی پٹی کھونے لگی، جبکہ وہ خود پیار پڑی بھی نظروں سے اس کے مسکراتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، یہ بات وہ آسانی سے جان سکتی تھی کہ سلار اسے کن نظر سے دیکھتا ہے، لیکن وہ خود جانتا تھا کہ جنت بھی کبھی اس مطابق نہیں سوچے گی، کیونکہ اس کے مطابق ان دونوں کا رشتہ مختلف تھا۔ جنت کو تو ایسے لگتا تھا، سوری کس لیے؟ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، آپ کو تو اپنا خون بھی معاف کر سکتا ہوں، یہاں تو بات صرف ایک ہاتھ کی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سلار کو دیکھا۔ سلار مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ تو کیسی باتیں کیا کرو؟ کوئی بھی بات کر لو، بس یہ فضول باتیں مت کیا کرو۔ سامان باکس میں ڈال کر اس نے باکس اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی۔ تھینک یو میرا خیال رکھنے کے لیے۔ کوئی تکلیف میں ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گی سلار، کیونکہ یہی تو میرا کام ہے، اور تم تو پھر میری بھتیجی ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ مسکراتے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ گہری نظروں سے وہ گلاس وار سے نظر آتی برف کو دیکھ رہا تھا۔ آج موسم کچھ زیادہ سرد تھا اور برف سے ہر چیز ڈھک رہی تھی۔ باہر کے سرد ماحول کے برعکس اس کے آفس روم کا ماحول خاصا گرم تھا، جبکہ ہر چیز سے بے نیاز وہ اس وقت اپنی سوچوں میں گم تھا، اور سوچوں کا مرکز ہمیشہ کی طرح خرم شاہ تھی، جو اسے دور رہ کر بھی اسے اپنے ہاتھ میں لیے رہتی تھی۔ سوچوں سے باہر نکل کر اس نے ایک نظر گاڑی کی جانب دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسٹینڈ پر لٹکا وہ اپنا کوٹ اٹھا کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ جب آفس روم سے باہر نکلتے ہوئے نظر وہاں پر کھڑے زارون پر گئے، سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم کب آئے زارون؟ ارتضا نے اسے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لب و لہجہ انگریزی جیسا تھا، جبکہ دکھنے میں بھی وہ یہاں کے لوگوں جیسا ہی تھا۔ دودھیا سفید رنگل، سبز آنکھیں، 6 فٹ 2 انچ قد اور سنجیدہ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں۔ اب بھی آیا تھا، پر شاید تم جا رہی ہو۔ ہاں بس گھر جا رہا تھا، تم میرے روم میں آ جاؤ۔ اسے ساتھ لے کر وہ اپنے آفس روم میں چلا گیا اور بازو پر رکھا ہوا کوٹ دوبارہ اسٹینڈ پر لٹکا دیا۔ خیریت؟ تم اس وقت یہاں پر آئے؟ ہاں کچھ دنوں کے لیے فیملی کے ساتھ ہی پاکستان جا رہا ہوں، سوچا تم سے مل کر چلا جاؤں۔ جانے کی کوئی خاص وجہ؟ تم جانتے ہو نا کہ میری بیوی کا پورا خاندان پاکستان میں رہتا ہے، تو بس اس وجہ سے وہاں پر جا رہے ہیں۔ جائشہ بھی کافی ضد کر رہی تھی وہاں پر جانے کے لیے۔ اس کے لبوں سے جائشہ کا ذکر سن کر وہ بے اختیار ہنسا۔ جائشہ زارون کی 8 سالہ بیٹی تھی، جس کا ذکر وہ ہر ملاقات میں ارتضا کے سامنے کرتا تھا، صرف یہ جتانے کے لیے کہ اس کی ایک بیٹی ہو چکی ہے، جبکہ اس کا دوست ابھی تک کنوارا بیٹھا ہے۔ اسے لگتا تھا کبھی تو ارتضا کو بھی اس دیکھ کر احساس ہوگا، شادی جیسے رشتے کی چاہ ہوگی، اور شاید تب تک ارتضا شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ زارون میری بات سنو، مجھے یہ مت جتایا کرو کہ تم شادی کر چکی ہو، جانتے ہو نا تمہاری ان باتوں کا مجھ پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ ارتضا کبھی تو میری بات کو سمجھو، جیسا تم چاہتے ہو ویسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر ارتضا کے سفید پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہوئے۔ اور میں کیا چاہتا ہوں؟ خرم تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گی، بلکہ تمہارے ڈر سے اسے تمہیں اس رشتے سے پکارنا چھوڑ دیا جو تمہارا اس سے ہے، لیکن وہ تمہیں دیکھتی اسی نظر سے ہے۔ جب شادی ہو جائے گی نا تو اس کی نظر بھی بدل جائے گی۔ ارتضا 17 سال چھوٹی ہے وہ تم سے۔ میں نہیں جانتا وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے یا پھر میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، میں بس اتنا جانتا کہ وہ ہمیشہ سے میری تھی اور اس نے میرا ہی ہونا ہے۔ اس کی بات پر وہ فقط اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گیا، اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ اس کے سامنے گڑیا اور نکلی برتن پھیلائے وہ اس وقت برتن کھیلنے میں مصروف تھے۔ جب شامی کی آواز اس کے کان میں پڑی، اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ بابا؟ گڑیا طرف پھینکا وہ بات اس کے قریب گئی تھی، جس پر مسکراتی اس نے آنسل کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں کھیل رہی تھی۔ کھانا کھا لیا؟ کھا لیا۔ ویری گڈ، اب دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ اسے وہاں پر کھڑے ملازم کو اشارہ کیا، جس نے اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ شامی کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اسے بیگ میں سے ڈرائنگ بکس نکال کر اس کے سامنے رکھی تھی، جس پر چیکتے ہوئے وہ ساری بکس کھول کر دیکھنے لگے۔ اسے بھیگی آنکھوں سے عادل کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تھا۔ وہ 18 سال کی تھی، لیکن حرکتیں اور شوق بالکل بچوں والے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر شامی کا دل چاہتا تھا کاش ایک بار وہ شخص اس کے سامنے آ جائے جس کی وجہ سے اس کی بیٹی اس حال میں تھی، اور اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ بھلے اسے اس کی بیٹی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اس کے دل کو تو قرار مل جاتا۔ کیا ہو رہا ہے میرا چندہ؟ ماہر نے وہاں بیٹھے ہوئے عادل کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر پوچھا۔ بڑے بابا
देखें बाबा क्या लेकर आए हैं। ड्राइंग बुक्स उठाकर वो अब भाई को दिखाने लगी थी, वो जो बहुत ही शौक से तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था। सारा सामान तरतीब से रखकर उसने वार्डरोब बांध के वो पीछे रखा हुआ सामान उठा लिया था, जिसे उसने फालतू समझ के तरफ रखा था। ये सामान अब्बास से इर्तिजा को दिखाना था, ताकि अगर इसमें से कुछ जरूरी सामान हो तो वो देख ले, वरना फिर उसे सारे सामान डस्टबिन में ही जाना था। इर्तिजा का कमरा वैसे भी ज्यादातर साफ ही रहता था, इसलिए आज भी उसकी वार्डरोब साफ कर रहे थे। सामान उठाकर वो बाहर जाने लगे, जब नजर फर्श पर गिरे हुए कार्ड पड़ गई। उसने उठाकर उस कार्ड को देखा जिस पर प्लास्टिक कोडिंग हो रही थी। वो बेसाता हंसी थी, जबकि हैरत भी हुई। इर्तिजा ने अब तक ये कार्ड संभाल कर रखा हुआ था, और ज्यादा हैरत उसे इस बात पर थी कि ये कार्ड इर्तिजा के पास था, पर आज तक उसने देखा नहीं। उसे अच्छे से याद था कि उसने ये कार्ड अपने बचपन में इर्तिजा की सालगिरह पर उसे दिया था, पर इर्तिजा के पास अभी तक सही सलामत देखकर उसे बहुत ही हैरत हुई। दरवाजा खोलने की आवाज पर वो चौंक उसकी तरफ देखने लगी, जहाँ पर इर्तिजा खड़ा था। इर्तिजा, ये आपने अभी तक रखा हुआ है? उसे कार्ड उसकी तरफ सामने करके हैरत से पूछा। तो क्या मुझे नहीं रखना चाहिए था? नहीं, लेकिन ये कोई इतनी खास चीज नहीं थी कि आप इसे इस तरह से संभाल कर रखते। मैंने तो ये बस ऐसे ही बचपन में बना दिया था। ये मेरे लिए खास है क्योंकि ये तुमने मुझे दिया था। अच्छा, तो मेरी दी हुई चीज की इतनी अहमियत है आपकी नजर में? बिल्कुल, तुम खुद सोचो, मैं तुम्हारी दी हुई चीज की इतनी अहमियत है, तुम्हारी कितनी अहमियत होगी मेरी नजर में। लेकिन मेरी बात की तो कोई अहमियत नहीं है ना। जैसे मैंने तुम्हारी किस बात को अहमियत नहीं दी? पेशानी पर बात डाल वो हुरम की तरफ देखने लगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि शादी का ले, लेकिन आप राजी नहीं हुए। हुरम, फिर से शुरू मत हो जाना। इर्तिजा, आप सीरियस होकर मेरी बात सुने। कल ही आपके बालों में एक सफेद बाल मिला मुझे, उससे पहले कि सारे बाल सफेद हो जाए शादी का ले। इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल जाओ तैयार होकर आओ। किस लिए? हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ सामान निकाला है, आप देख लें, जो जरूरी है वो रख लें और बाकी सारा फेंक दे। मैं तब तक तैयार होकर आती हूँ। उसने वहां पर बॉक्स में रखे हुए सामान की तरफ इशारा किया और कमरे से बाहर चले गए।